अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम आ रहे हैं इसके अगले टॉपिक्स आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, ये सब करना है हमने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। आगे इसके लॉ आ जाते हैं। ठीक है, इसके दो लॉज हैं। पहला लॉ तो जो रिफ्लेक्शन का है वो बिल्कुल उसी तरह से इसका भी आ जाता है, क्या कि इसके अंदर क्या होता है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये और इंसिडेंट रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाया करते हैं। ठीक है, और दूसरा लॉ हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन, देखें लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट उसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। क्योंकि वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन बाकी मीडियम्स के अंदर उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसको डिवाइड कर देंगे किस पे? बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, या फिर इसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को n इज इक्वल टू सी बाई वी। और c जो है, c इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको वैक्यूम की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम c से डिनोट करते हैं, यानी c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हमारे पास कितनी होती है? 3.00 टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। और ये फिक्स वैल्यू आ जाती है, इसको आपने एज इट इज़ याद रखनी होगी। ठीक है, अच्छा आगे क्या आ जाता है? और v जो है वो क्या है? जब किसी मीडियम की जो स्पीड आ जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन फिजिकल मीडियम सच एज ग्लास इज़ ऑलवेज लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्योंकि बाकी अभी हमने देखा कि डिफरेंट होती है, तो ग्लास या फिर जो वाटर आ जाता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वो हमेशा लेस होती है, किससे? वैक्यूम की निस्बत। और आगे यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपने इस टेबल को एज इट इज़ ज़्यादा करना है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एयर है, अब देखें गैस, मुख्तलिफ गैसेज हैं, उनके इंडेक्स क्या हैं? एयर, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर वाटर आ जाता है, फिर बाकी ये डिफरेंट वैल्यू आ जाती हैं। फिर उसके बाद सॉलिड में हमारे पास आइस है, ये हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है। उसके अलावा सॉल्ट, इनमें जो ये स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट आ जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, अब हम आते हैं स्नेल्स लॉ की तरफ। वैसे बेसिकली जो स्नेल्स लॉ है ये इसका रिफ्रैक्शन का एक लॉ भी आ जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के हमारे पास दो लॉज हैं। ये एक लॉ तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये रिफ्रैक्शन जो हमने देखी, इसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो हैं ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा लॉ जो आ जाता है वो हमारे पास स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कैसे है, इसको हम देखते हैं। अमाउंट डेट लाइट रे चेंज इट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन द इंसिडेंट एंगल एंड दी अमाउंट दैट दी स्पीड है। अब देखिए, मैंने आपको पहले पिछले टॉपिक में बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किस में बड़ा होता है और किस में छोटा होता है, यानी इनकी जो रिफ्रैक्शन होती है, जब रेयर से डेंसर में हो, डेंसर से रेयर में रिफ्रैक्शन हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यानी इसमें तो यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि जो रेज जो है चेंज हो रही हैं वो किस पे डिपेंड हो रही है? वो एंगल ऑफ, असल में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रेज जो है वो चेंज हो रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं रे चेंज हो रही है तो एंगल चेंज हो रहा है। अच्छा, आगे कह रहे हैं फॉर अ रे at a given incident angle a large change in speed causes a large change in direction। देखिए, जैसे उसमें चेंज, गिवन इंसिडेंट एंगल अ लार्ज चेंज इन स्पीड, यानी उसकी स्पीड में चेंज आती है, तो हमारे पास किस में चेंज आती है? दस अ लार्ज चेंज इन एंगल में चेंज आती है। ठीक है, स्पीड में चेंज आती है तो एंगल में चेंज आती है। तो मैथमेटिकली इसको इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, ये जो है आपकी जब जूम पे क्लास हुई थी, जिसने अगर क्लास अटेंड की होगी तो उनको ये चीज़ ज़रा क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको किसी को नहीं भी क्लियर, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में कर चुके हैं। तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग इसकी डिफिनीशन देखें तो बुक कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके बताई हुई, लेकिन आपको ज़रा इजी भी बता देती हूँ।
product of index of refraction of first medium and the sine of angle of incident is equal to the product of index of refraction of second medium and sine of angle of refraction। यानी दो मीडियम है ना, उनका उन पे ये स्नेल्स लॉ अप्लाई, ये सेकंड लॉ है और इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, शार्ट क्वेश्चन में आता होता है। तो शार्ट क्वेश्चन में जब आता है आप ये डिफिनीशन भी लिख सकते हो, जो मैं बता रही हूँ उसको भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 1 है, तो यानी किसका प्रोडक्ट, फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और फर्स्ट मीडियम के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो रिफ्रैक्टिव एंगल आ जाता है उसका जब साइन ले लेंगे, साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल्स इनका और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के आपस में ये बराबर जब इक्वल हो जाते हैं ये दोनों वैल्यूज़, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्नेल्स लॉ। तो ये थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये अगर आपको डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लग रही है तो मैं आपको आगे इजी करके बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि n क्या है, n1 और n2 क्या है, इंसिडेंट इंडिकेट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मीडियम 1 and 2, यानी ये n1 और n2 डिनोट करें, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखा था, उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ n1 और n2 एक मीडियम और दूसरे मीडियम का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, और जबकि θ1 और θ2, θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंट और θ2 जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली आप डेफिनेशन अगर आप या डिफिनीशन और मैथमेटिकल फॉर्म अगर करते हैं तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। कैसे, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जो पुरानी बुक्स थी, पुराने नोट्स है, उसमें ये डिफिनीशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और ये इजी भी आ जाती है, अगर दूसरी आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। बाज़ यहाँ पे भी एक ही है, वहाँ पे क्या आ रहा है, उनको इक्वल लेके चले हैं, ठीक है। यहाँ पे रेशो की बात आई हुई, तो रेशो को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बात एक ही आती है। तो किसका रेशो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल के साइन ले लेंगे और साइन थीटा जो है, ठीक है। और जब क्या आ जाता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उस एंगल का जो है हम साइन ले लेंगे। इन दोनों की रेशो क्या है, किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडिया के लिए कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी इस कांस्टेंट मीन दिस वन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास इसकी बेस्ट डेफिनेशन आ जाती है। तो ये क्या था हमारे पास, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे आया हुआ है। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल 1 और एंगल 2, θ1 और θ2 में ज़रा सा चेंज है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात बताइए, n1 यहाँ पे लेसर ऑप्टिकली डेंस मीडियम, ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम, यानी ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम, लेसर ऑप्टिकली जहाँ पे ऑप्टिकली लेसर, यानी यहाँ पे ऑप्टिक्स नहीं होती। लेसर ऑप्टिकली डेंस मीडियम का मतलब है ये डेंस मीडियम है, यहाँ पे ऑप्टिक्स नहीं है, मीन्स कि ये रेयर मीडियम आ जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, RA, और ये डेंस, ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम, ऑप्टिकली ग्रेटर है क्योंकि ये वाटर हो या ग्लास हो, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तकरीबन जो है वो सेम ही आ जाता है। इन दोनों को हम डेंसर मीडियम कहेंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ज़्यादा डेंस है ग्रेटर ऑप्टिकली, तो इसलिए इसका नाम जो आ जाता है वो क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। हाँ, इसके साथ ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।